हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ममता कालिया द्वारा लिखित एक कहानी को पढ़ रहे हैं, जिस कहानी का शीर्षक है जांच अभी जारी है। इस कहानी को मैं आप लोगों के सामने दो भागों में प्रस्तुत कर रही हूँ। भाग 1 के अंतर्गत मैं कहानी के सारांश और शीर्षक की सार्थकता को समझाऊंगी। भाग 2 के अंतर्गत कहानी के प्रमुख नायिका का चरित्र चित्रण और समस्या का विश्लेषण और निराकरण की विवेचना भी मैं करूंगी। तो इस प्रकार जांच अभी जारी है। इस कहानी से मुख्य 4 प्रश्न बन रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को ही आधार बनाकर मैंने इस कहानी को 2 भागों में बांटा है। तो कहानी को 2 भागों में बांटने का अर्थ यह है कि यानी इसका विश्लेषण जो मैंने प्रस्तुत किया है उसे मैं 2 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यह बताना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, सारी चीज़ों को मैंने लिखकर प्रस्तुत किया है। सिर्फ बोलकर समझाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि आप सब भी मेरी बातों को सुने और लिखने का अभ्यास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखकर ही देना होता है। आपको वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यानी लिखने का अभ्यास यदि आपको आरंभ से ही रहेगा तो आप परीक्षा में उत्तर जो है आसानी पूर्वक लिख सकेंगे। तो लिखने का अभ्यास जो हमेशा बनाए रखें, यह मेरी कोशिश है और शायद इसीलिए मैं हमेशा से आप लोगों के सामने जो कुछ भी प्रस्तुत करती हूँ वह पहले मैं स्वयं लिखती हूँ, ताकि आप सब मुझे देखकर कम से कम इतना तो सीखें अवश्य कि थोड़ा लिखने का अभ्यास कर लें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। जांच अभी जारी है। ममता कालिया लेखिका है। भाग 1 के अंतर्गत कहानी का सारांश। जांच अभी जारी है। ममता कालिया सारांश। यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। यथार्थ अर्थात सच्चाई। और इस कहानी में विशेष करके नारी उत्पीड़न यानी नारी को किस प्रकार शोषण होता है समाज में, नारी पर अत्याचार करके ही, नारी को मार कर पीट कर ही नारी का शोषण नहीं होता। नारी का शोषण जो है विभिन्न तरीके से होता है। तो इस समस्या को, नारी उत्पीड़न समस्या को जो है इस कहानी में विशेष रूप से दर्शाया गया है। और इस कहानी की नायिका जो है वह अपर्णा है। तो यह कहानी किसी एक नारी की समस्या को ही नहीं बल्कि समस्त नारी की समस्या को दर्शाती है। और इस कहानी की खास विशेषता यह है कि इसमें जिस नारी की समस्या का उल्लेख हुआ है वह कहीं हार नहीं मानती है, वह समर्पण नहीं करती है, बल्कि वह संघर्ष करती है। कहानी की मुख्य नायिका अपर्णा है, जो कि महत्वाकांक्षी है, प्रतिभा संपन्न है, युवती है, उत्साही है और उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाली है। वह प्राध्यापक की नौकरी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो नीरस मानती है। तो इसलिए क्या है, जब उसे उसके कॉलेज में जब उसकी नौकरी लगती है तो वह उस कॉलेज की नौकरी को नहीं करती है, वह नौकरी को छोड़ देती है। वह प्रतिभा संपन्न होने के कारण जो है उसकी नौकरी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अधिकारी के रूप में होती है। इस प्रकार उसके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। वह बैंक के कार्य को खूब मन लगाकर करती है और काफ़ी उत्साही है। उसके काम से कभी किसी को शिकायत नहीं होती है। वह अपना काम हमेशा परिश्रम के साथ ही करती है। तो लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से यह बतलाया है कि आज का समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। लेखिका ने क्या बतलाया है कि आज का समाज जो है वह पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर एक नारी को स्वयं अपने आप को निष्कलंक बनाए रखना एक बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है, दुष्कर कार्य हो जाता है। इस बात का लेखिका ने यहाँ उल्लेख किया है। तो लेखिका ने यह बताया है कि अपर्णा तो एक सुंदर युवती है, इसके साथ ही साथ क्या है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो नौकरी शुरू करने के थोड़े दिन बाद ही उस बैंक के अन्य अधिकारियों की जो कुदृष्टि जो है उस पर पड़ने लगती है।
अपर्णा के दफ्तर में एक अनुभवी महिला थी, कर्मचारी महिला, जो उसे समझाती है कि वह अपनी माँ की बीमारी और पिता चूँकि बाहर रहते हैं, इसका बहाना करके दफ्तर में 5 बजे शाम के बाद ना रुके, यानी शाम 5 बजे के बाद वह दफ्तर में कभी ना रुके, इस बात की वो सलाह देती है, वो उसे समझाती है। वह महिला जो कर्मचारी है वो अनुभवी है, वह अपर्णा को इस बात की सलाह देती है कि वह माँ की बीमारी का बहाना कर ले, पिता चूँकि बाहर रहते हैं इस बात का बहाना कर ले, और यह कहे कि वो शाम को 5 बजे के बाद दफ्तर में नहीं रुक सकेगी। और यही कारण है कि अपर्णा जो क्या करती है, शाम 5 बजे के बाद दफ्तर में नहीं रुकती है। एक दिन की घटना है कि उसके ऑफिस के जो अधिकारी थे मिस्टर खन्ना, वो अपने बेटे के जन्मदिन के बहाने जो है उसे ऑफिस में शाम 5 बजे के बाद रोकने की चेष्टा करते हैं और उसे कहते हैं। मिस्टर खन्ना के मिन्नत करने के बाद जो है अपर्णा दफ्तर में रुक जाती है, लेकिन देखती क्या है कि टेबल पर विस्की का बोतल आ रहा है, ड्रॉअर से ग्लास निकल रहे हैं, बहुत सारी बर्फ़ आ रही है। यह देखकर उसे कुछ संदेह होता है और इसके बाद वो क्या करती है, वस्तु स्थिति को समझ लेती है, वास्तविकता को समझती है और वहाँ से वो निकल पड़ती है। कुछ दिन बाद की घटना है कि अपर्णा जो है अपनी माँ को लेकर के बाहर कहीं घूमने जाने का विचार करती है, जगन्नाथपुरी। तो अपना एलटीसी एडवांस लेती है, लेकिन होता क्या है, इत्तेफाक से उसके पिता की तबीयत जो है अचानक ख़राब हो जाती है और उसकी यात्रा स्थगित हो जाती है और इस प्रकार 10 दिन की छुट्टी जो है उसे लेना पड़ता है और उसके पिता की सेवा और देख रेख में जो है सारी छुट्टी बीत जाती है। 10 दिन बाद जब वो ऑफिस जाती है तो उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है, उसके हाथ में एक रजिस्टर्ड पत्र दिया जाता है जिसमें अपर्णा के ऊपर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप कहाँ से लगा? बैंक के तरफ से लगाया गया है कि उसने बैंक के साथ धोखाधड़ी किया है। अपर्णा को अब सारी बात समझ में आ जाती है, वो समझ जाती है कि ये सारा षड्यंत्र किसका है, मिस्टर खन्ना का है, क्योंकि मिस्टर खन्ना ने ही उसे बैंक में एक दिन अपने बेटे के जन्मदिन के बहाने उसे रोकना चाहा था और उसने क्या किया था, रुकी तो थी वो, उसके बात पर रुकी तो थी, लेकिन वस्तु स्थिति को समझकर वहाँ से चली गई थी। इसके बाद क्या होता है, यद्यपि अपर्णा नियम के अनुसार अपने यात्रा के स्थगन का जो नोटिस था वह फ़ोन के माध्यम से अपने ऑफिस में देती है, लेकिन चूँकि उसने फ़ोन के माध्यम से यह सूचना दी थी इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता, इसको माना नहीं जाता है क्योंकि सूचना लिखित नहीं थी। इसके कारण उसको क्या करता है, अमान्य मान लिया जाता है, सूचना को अमान्य मान लिया जाता है और अपर्णा पर जांच आयोग बैठाया जाता है। अपर्णा अपनी सफाई में जहाँ कहीं भी जाती है सब लोग उसे गलत नज़र से देखते हैं, कामुक दृष्टि से देखते हैं। साथ ही ऐसा प्रयास किया जाता है कि अपर्णा जो है हार मान ले, अपनी उसने जो गलती नहीं की है उस गलती को स्वीकार करे, वह समर्पण करे, लेकिन अपर्णा ऐसा नहीं करती है और उसके पर लगाए गए जो अभियोग थे, आरोप थे, उसकी जांच अभी भी जारी है। अपर्णा जब तक नौकरी नहीं छोड़ देती, अपर्णा जब तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ देती या समर्पण नहीं कर देती तब तक जांच जो है जारी रहेगी और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो यह है कहानी का सारांश। अगला देखिए, शीर्षक की सार्थकता। तो मैंने प्रश्न के माध्यम से कहा है, आपको मैं समझाऊंगी। तो देखिए, जांच अभी जारी है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किसी भी कविता, किसी भी कहानी, किसी भी नाटक, किसी उपन्यास से संबंधित हो सकती है। आपको चीज़ों को समझना होगा, सिर्फ रट लेने से आप उत्तर नहीं लिख सकते। यदि आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं, कैसे उत्तर लिखा जाए इस बात को समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर नहीं,
इस तरह के जितने भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे किसी भी पार्ट से, आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। इसलिए मैंने आपको इसे इस तरह से लिखकर आपको समझाया है कि आप कैसे इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले ये मैंने बताया है कि एक अच्छे शीर्षक की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो देखिए, किसी भी रचना के शीर्षक की कुछ विशेषताएँ होती हैं। संक्षिप्तता, कौतूहलता, जिज्ञासावर्धक, विषय वस्तु का केंद्र बिंदु। यानी यह सिर्फ जांच अभी जारी है कहानी के शीर्षक की विशेषता नहीं है, यह किसी भी कहानी के यानी सफल शीर्षक की विशेषता है। इसे आपको समझ लेना है और इसके बाद आप इसी पॉइंट के आधार पर आप अपने उत्तर को लिखें। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही जांच अभी जारी है कहानी का के शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रस्तुत की जाएगी। और हम क्या विचार करते हैं, देखिए कि संक्षिप्तता की कसौटी पर अगर कसते हैं तो यह तो सिद्ध होता है कि आलोच्य कहानी यानी इस कहानी का शीर्षक जो है वो संक्षिप्त नहीं है, क्योंकि जांच अभी जारी है एक थोड़ा बड़ा शीर्षक है, बहुत बड़ा भी नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, हो सकता संक्षिप्त ना हो। लेकिन क्या है, ये शीर्षक बहुत ही सहज सरल है, यहाँ पर कठिन शब्द कुछ भी नहीं है जो पाठक को समझ में ना आए, इसलिए यह शीर्षक जो है एक सफल शीर्षक है। कौतूहलता और जिज्ञासावर्धक, देखिए इस बात की जब चर्चा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जब आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी को पढ़ने के साथ ही आपके मन में तुरंत जिज्ञासा होनी चाहिए, उस कहानी को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तो जांच अभी जारी है, जैसे ही आप इस शीर्षक को पढ़ते हैं या कोई भी पाठक पढ़ता है तो उसके मन में तुरंत सवाल उठता है, किसकी जांच, कैसी जांच, क्यों जांच, किसकी जांच हो रही है, कौन जांच कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं और जब ऐसे ऐसे सवाल मन में उठते हैं तभी तो कोई पाठक कहानी को पढ़ता है, क्योंकि वो इन सारे प्रश्नों का वह उत्तर जानना चाहता है। यदि किसी शीर्षक को पढ़कर आपके मन में सवाल ही ना उत्पन्न हो तो समझ लीजिए उस कहानी को पढ़ने की भी इच्छा आपको नहीं होगी। यानी शीर्षक में एक आकर्षण होना चाहिए जो पाठक को पढ़ने के प्रति जो है उसके मन में आग्रह जगा दे। तो इस दृष्टि से यह कहानी भी सफल है, इस कहानी का शीर्षक भी सफल है। अब है कहानी के विषय वस्तु से संबंधित। तो अगर कहानी के विषय वस्तु से हम संबंध स्थापित करें तो ये 100% ठीक है। ये कहानी के विषय वस्तु से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, संबंधित है। तो ये कहानी का केंद्र बिंदु कह सकते हैं। ये जो शीर्षक है ये कहानी के केंद्र बिंदु से जुड़ी हुई है। पूरी कहानी जो है जांच को लेकर के ही है और यह जांच जो है समाप्त होने वाली नहीं है। यह जांच सिर्फ अपर्णा से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि हमारे समाज में रहने वाले उन लाखों तमाम अपर्णा से जुड़ी हुई है जो घर से बाहर काम के लिए निकलती है और उस पर पुरुषों की कुदृष्टि होती है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जांच अभी जारी कहानी का जो शीर्षक है ये एकदम सफल शीर्षक है, सटीक है, क्योंकि यह पाठक के हृदय में कौतूहलता उत्पन्न करता है, कहानी पढ़ने का आग्रह जगाता है, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, कहानी के मूल विषय वस्तु से संबंधित है। तो एक सफल शीर्षक के सारे गुण जो हैं जांच अभी जारी है इस शीर्षक में दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए यह जो है एक सफल और सटीक शीर्षक है। तो आप इन्हीं मेन पॉइंट्स के आधार पर किसी अन्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर अवश्य लिखने की कोशिश करें। आप कोई भी कहानी का शीर्षक ले लें और उस पर विचार अपने विचार प्रस्तुत करें और देखिए आपको कितना समझ में आया, आप कितना लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जांच अभी जारी है कहानी का भाग 1 के अंतर्गत जो मैंने सारांश आपको समझाया, शीर्षक की सार्थकता आपको समझाई, वह
आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके अवश्य मुझसे पूछ लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।